वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़, पीएचडी, नेट जेआरएफ और इससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिलेगी। और अपने बारे में मैं बताना चाहूँगी, मैंने अपना जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो 2023 में किया है। इसके अलावा मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट सेक्टर का। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके फर्स्ट यूनिट में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे सोशल वर्क की कि यूके और यूएसए में किस तरीके से रही। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे उसके साथ में हम जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ पे आप खुद को भी रीचेक कर सकते हो, आप अपना चेक कर सकते हो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कितनी जानकारी है या आप कितना प्रिपेयर हो, क्योंकि अभी पता है आपको कि जो पेपर कैंसिल हुआ है वो दोबारा होगा। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिवाइज़ करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। यहाँ पे पूछा गया है कि IFSW ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क इन कॉरपोरेट, मतलब जो कि आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर है, इसमें सोशल वर्कर्स में आपका कौन कौन से जो इसमें से जो लाइंस जो है, वर्ड्स दिए गए हैं, वो कौन कौन से इसमें शामिल है सोशल वर्क की डेफिनेशन के लिए। तो इसमें आपको इक्वालिटी भी दिखती है, फ्रीडम भी दिखता है, लिबर्टी भी दिखती है और साथ में इनहेंस वेलबींग भी दिखता है। तो ये चारों ही ऑप्शन इसमें शामिल होंगे। तो चलिए चेक करते हैं हम, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, साथ में ये भी पूछ सकता है कि ये कब कहाँ पे हुआ था। तो ये आपका हुआ था IFSW की जनरल मीटिंग और IASSW की जनरल असेंबली में जुलाई 2014। ये ईयर पूछ सकता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कहाँ मिलता है। हिंदी लर्नर्स आपके लिए यहाँ पे नीचे हिंदी में भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है जैसे कि सोशल वर्क प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन होता है, इसमें एकेडमिक प्लस आपका जो प्रैक्टिस है वो दोनों चीज़ शामिल होती है ना। अब इसमें जो हमारा जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो देखिए इसमें आपका सोशल चेंज से रिलेटेड चीज़ें भी शामिल हैं, डेवलपमेंट शामिल है, कोहेशन, सोशल कोहेशन शामिल है, एम्पावरमेंट शामिल है, लिबरेशन शामिल है ना, लोगों का। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस ये भी पूछ सकता है, ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं क्योंकि ये इसी पे बेस्ड होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग माइलस्टोन ऑफ सोशल वर्क हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आया था, उसके बाद क्या आया था, मतलब कि अर्लीस्ट मतलब सबसे पुराना जो इसमें होगा उसको सबसे पहले नंबर पे आप रखोगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो जिस ईयर में आता जाएगा। ठीक है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए आपका जो एलिजाबेथ पुअर लॉ है वो आपका 1601 में आया था। ठीक है, 1601 में। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आपका 1869। और जो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है ये आपका आया था लगभग आपका 1884। ये मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ, है ना, फर्स्ट की। ठीक है, फर्स्ट सेटलमेंट हाउस ये इसके अकॉर्डिंग, और आगे हम इसको और भी देख लेंगे। और ये आपका लगभग 1921 में आया था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा ये किस तरीके से हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारा नंबर 1 जो है इसमें ही दिख रहा है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको अरेंज करना है फॉलोइंग सीक्वेंस कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन वेस्ट,
मतलब ये सेम उसी तरीके के क्वेश्चन है, आपको बताना है पहले क्या आया था उसके बाद क्या आया था, इसी प्रकार से सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका पुअर लॉ आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा अपॉइंटमेंट ओवरसीज ऑफ द पुअर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फ्रेंडली विजिटर्स, उसके बाद आपका आता है बेवरेज रिपोर्ट। तो ये अगर इस तरीके से आपको देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड देन आपका फोर्थ है, ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ दो ऑप्शंस में दिख रहा है, और यहाँ पे जो है ये आपका राइट ऑप्शन मिल जा रहा है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको जो चीज़ें पहले पता होती हैं तो क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि आप एक बार को गलत टिक कर सकते हैं कन्फ्यूजन में। तो ये आपको अटेंटिव होकर चेक करना है, ठीक है। फिर चलिए बात कर लेते हैं हिस्ट्री कैसी रही है सोशल वर्क की, जो कि स्पेसिफिक हम देख लेते हैं सबसे पहले यूके और यूएसए के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका 1215 है, 1215, इस टाइम क्या हुआ था, जो किंग जॉन थे इंग्लैंड के, उन्होंने मैग्ना कार्टा साइन किया था, ठीक है। कुछ ह्यूमन राइट्स उसमें शामिल थे और कुछ जो क्लास थे, मतलब कुछ वर्ग थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, मतलब प्रिविलेज मिला था, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हुई थी। फिर 1531 में फर्स्ट स्टेट रेगुलेशन ऑफ रिलीफ इज फाउंड इन 1531 स्टेटस कंसर्निंग द पनिशमेंट ऑफ बेगर्स एंड वैगबॉन्ड्स, ठीक है। तो जो बेगर थे और जो भिखारी थे उन लोगों के लिए सज़ा के विषय में कुछ चीज़ें मतलब पहली बार डिस्कस किया गया कि इनके लिए कुछ प्रावधान इस तरीके के किए जाएंगे, ठीक है। फिर 1560 में जो चर्च थे उन्होंने हॉस्पिटल और उससे रिलेटेड, मतलब कि लोगों को हेल्प रिलेटेड चीज़ों में जहाँ पे ज़रूरत है, मतलब भिक्षा, कहीं पे कोई गरीब है उनको जो ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे चर्च यहाँ पे ये काम करना शुरू कर चुका था, ठीक है। मतलब जो जिनको ज़रूरत है, बीमार हैं, गरीब हैं उनको, ठीक है, जो अस्वस्थ हैं, ठीक। फिर आता है आपका 1601 जो है आपका एलिजाबेथ पुअर लॉ, वहाँ पे बात की गई थी, वहाँ 3 पुअर्स की कैटेगरी बनाई गई थी। पहला जो यहाँ पे अधिनियम या कहें कानून जो एक लागू किया गया था, स्टार्ट किया गया, इसके लिए जो पुअर्स थे उनको बांटा गया कि ये 3 कैटेगरी में आपके पुअर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो था इम्पोर्टेंट पुअर थे, जो कि मतलब ऐसे लोग थे, दोज हु वेयर टू ओल्ड यंग टू वर्क, या मतलब कि ऐसे हैं कि जो काम करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप काम करने योग्य हैं और नहीं कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पुअर में जो मतलब विशेष प्रकार के लोग थे जिनको कोई समस्या थी, ठीक है। फिर थे आपके एबल बॉडीड पुअर, जो काम करना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था, ठीक है। तो उनको किस तरीके से काम प्रोवाइड किया जाए, वर्क प्रोवाइड किया जाए, उस पर काम इस तरीके से बांटा गया, ठीक। तीसरा था द आइडल पुअर, ये वो लोग थे जो काम कर सकते थे बट करना नहीं चाहते थे, मतलब कि आलसी हो या फिर डिपेंडेंट थे, आराम से चीज़ें मिल रही हैं तो उस तरीके से। तो ये 3 तरीके से पुअर्स को बांटा गया था। इसके अलावा एक डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी था, है ना, जो बच्चे जिनका घर वाले उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे या जो अनाथ थे, उनके लिए भी प्रोविज़न किया गया था, ठीक है। लेकिन ये 3 बेसिक जो थे इनमें बांटा गया था। फिर 1624 में जो सोल्जर्स रहते थे, डिसेबल सोल्जर्स, ठीक है, उनके लिए इस तरीके की लेजिस्लेशन या कानून बनाया गया जिससे उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो उनकी नीड है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि उन्होंने ऐसे सोल्जर्स थे उसमें जो अब एक्टिव नहीं हो सकते थे, वो नहीं उस तरीके से कर सकते, तो उनको कैसे हेल्प की जाए इस पे काम किया गया था। फिर आपका एक जो चीज़ है 1844 में आया था द फर्स्ट यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था। ये पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे आपका पुअर लॉ है वो इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये भी है, ठीक है। फिर 1848 में मिनिमम वेजेस लॉ आया था, ठीक है, पहली बार यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी दर का कानून बनाया गया कि भाई न्यूनतम जो मजदूरी दर है तय होगी पेंसिल्वेनिया में, ठीक। उसके बाद आपका आता है 1869 में जो फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया, है ना, इस्टेब्लिश किया गया। किसने किया था, आपके जो हेलन क्वेंट थे और जो ऑक्टिविया हिल थी, ठीक है। ऑक्टिविया हिल काफ़ी फेमस थी, आपने इनके बुक्स के बारे में भी पढ़ा होगा और बाकी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे आगे, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएसए में आया,
बफेलो में। ये एक आपका 1877 में आया, ठीक। तो ये कुछ घटनाएं घटित हुई जो स्पेसिफिक थी और आपकी शामिल थी इसमें। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में आया था, ये 4 प्रिंसिपल्स पे आधारित था, ठीक है। क्या था कि एक तो जो एप्लीकेंट्स हैं, मतलब जो आवेदक हैं जिनको ज़रूरत है चैरिटी या जो भी उनको दी जा रही है, उनका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ठीक है। और सेंट्रल सिस्टम की बात की गई थी कि एक जगह पर रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें होंगी ताकि डुप्लीकेशन ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो मतलब डुप्लीकेट व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति को 2 बार 3 बार लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए भी किया गया। फिर कोऑपरेशन बिटवीन द वेरियस रिलीफ एजेंसी, जो अलग अलग जो एजेंसीज थी जो कि रिलीफ पहुंचाने का काम करती थी, है ना, राहत पहुंचाने का काम करती थी, उनके बीच में कोऑपरेशन सहयोग कैसे बढ़ाया जाए ताकि जो काम है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके। और इसके अलावा यूज ऑफ द वॉलंटियर्स इन द रोल ऑफ फ्रेंडली विजिटर्स, जो वॉलंटियर्स थे, मतलब जो स्वयं सेवा करना चाह रहे थे स्वैच्छिक रूप से, जो स्वैच्छिक कार्यकर्ता थे, उनको फ्रेंडली विजिटर के रूप में यहाँ पे पहचान मिली, ठीक है। फिर ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, अभी आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। तो एबल बॉडीड पुअर, ये आप स्टॉप करके आप आंसर कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि आपका कितना प्रिपरेशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है एबल बॉडीड पुअर। तो एबल बॉडीड पुअर जो मतलब कि काम करने योग्य है बट नहीं कर रहा है, तो वो लोग, उनको कहाँ जाने की बात की गई थी, वहाँ का उनको कहा गया था कि वर्क हाउस और करेक्शनल हाउस में जाएंगे। वो अगर काम नहीं करेंगे तो भाई उन्हें यही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके आते हैं इम्पोर्टेंट पुअर, ऐसे जो कि काम करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो उनको एलएमएस जो हाउस था उसमें भेजा गया, ठीक। फिर आपके आते हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन कहाँ रहेंगे, देखिए जब कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं होगा तो ऐसे में वो किसी पे निर्भर हैं, वो खुद से अपनी देखभाल नहीं करते हैं, तो जो उनकी केयर कर सकता है उनको उनको सौंप दिया जाएगा, ठीक है। या तो उनके जो पेरेंट्स होंगे अगर देखभाल करने वाले हैं तो, नहीं तो फिर इस तरीके से, ठीक है। फिर पुअर चिल्ड्रन, पेरेंट्स और अदर रिलेशंस होम्स और पुअर होम्स में, ठीक है, जो गरीब बच्चे थे उनको। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। तो आपको पता है, ये आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। एबल बॉडीड मतलब क्या, जिन जो योग्य हैं कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब कि जो विशेष रूप के ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, है ना, इस प्रकार से हैं कि वो सक्षम नहीं है, अब उनकी मजबूरी है तो उनको भिक्षागृह में भेजा जाएगा, ठीक है। और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का आपको पता ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया है द कंट्रोवर्शियल स्पीच टाइटल्ड इज सोशल वर्क अ प्रोफेशन डिलीवर्ड एट 1915 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चैरिटी एंड करेक्शंस वाज गिवन बाय हुम। मतलब एक भाषण जो था उसमें कहा गया था कि क्या सामाजिक कार्य एक पेशा है, इस पे क्वेश्चन मार्क कर दिया गया था। तो ये किसके द्वारा ये दिया गया था, तो अब्राहम फ्लेक्सनर जो थे इन्होंने ये दिया था, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। अब देख लेते हैं इसको भी, उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट सेटलमेंट हाउस था जो यूनाइटेड स्टेट्स में इस्टेब्लिश किया गया था नेबरहुड गिल्ड के नाम से, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेटलमेंट हाउस के नाम से ये जाना जाता है, ठीक। यहाँ पे जो भी सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, ठीक है। मतलब उनके लिए व्यवस्था की गई थी ताकि जो एक गरीब और अमीर के बीच की खाई है उसको ख़त्म किया जा सके, है ना, उनको प्रोवाइड किया जा सके बेसिक जो रहने के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर 1898 में जो फर्स्ट सोशल वर्क का इंस्टीट्यूट था, ट्रेनिंग जिसने स्टार्ट की थी, वो न्यूयॉर्क चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, ठीक है। बाद में ये ही आपका न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपी के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखिए 1900 में, ये इम्पॉर्टेंट है, आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, सोशल वर्कर्स जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने कॉइन किया था, तो जो साइमन पैटर्न थे इन्होंने इसको कॉइन किया था 1900 में, ठीक है। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 1915 1915 में अब्राहम फ्लेक्सनर ने ये बात कही थी कि मतलब
क्वेश्चन मार्क किया था कि क्या एक समाज कार्य जो है वो एक पेशा है, मतलब एक प्रोफेशन है। ये एक टाइटल था जिसपे उन्होंने अपनी बात रखी थी। ये मीटिंग हुई थी, ठीक है, 1915 में आपका ये मीटिंग जो हुआ था बाल्टीमोर सम्मेलन के नाम से, कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। क्या था ये? बाल्टीमोर कॉन्फ्रेंस ऑन चैरिटीज एंड करेक्शन, ठीक है, जहाँ पे कहा गया था सोशल वर्क इज नॉट ये टफ प्रोफेशन बिकॉज, कारण बताया गया था लैक ऑफ रिटन बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशनली कम्युनिकेबल टेक्निक्स। मतलब कहा गया था कि इनके पास अपना एक जो एक रिटन फॉर्म में नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, वो लिखित रूप में नहीं है, तो हम क्या इसको प्रोफेशन कहेंगे? इन्होंने इस पर सवाल उठाया था, तो ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और रिपोर्ट जो सबमिट की थी इस सोशल वर्क ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक। अब देखिए 1917 में सोशल केस वर्क की पहली बुक आई थी, बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन भी इस बार आया था एक जिसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था बुक्स, सोशल वर्क की किस वर्क की बुक्स कुछ दी गई थी, तो उसमें बहुत ये आसान क्वेश्चन था क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ एक ही में था जिसमें सोशल डायग्नोसिस को दिया गया था, तो आप आराम से कर सकते थे। ये बहुत फेमस है, सबसे पहली बुक इन्हीं को मानी जाती है, सोशल डायग्नोसिस को मानी जाती है, जो कि मैरी रिचमंड द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। फिर आपका 1952 काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन इस्टेब्लिश किया गया 1952 में। उसके बाद 1955 में द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स ये इस्टेब्लिश किया गया। ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ये मैच लिस्ट में या असेंडिंग ऑर्डर में दे दे, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने को दे दे, ठीक। फिर 1960 में द एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स अडॉप्ट्स इट्स फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स, ये याद रखिएगा 1960 में, ठीक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स ने अपना फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स को अपनाया था, आचार संहिता जो होती है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज नॉट पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ड ऑन जो बेवरेज रिपोर्ट, ठीक है। बेवरेज रिपोर्ट ने के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप अगर डिटेल में भी देखना चाहेंगे तो जाकर देख सकते हैं, यहाँ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा गया बेवरेज रिपोर्ट के आधार पर इसमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं माना गया था। देखिए सोशल इंश्योरेंस की बात होती है, पब्लिक असिस्टेंस की बात होती है, फैमिली अलाउंस की बात होती है, जो नहीं होती है वो है अलाउंस टू हैंडीकैप्ड, ठीक है, विकलांगों को भत्ता, ठीक। ये क्वेश्चन आपका इसका राइट आंसर ये होगा। अब देखिए हम बेवरेज रिपोर्ट को भी देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है घुमा फिरा के क्वेश्चंस, कभी टाइटल पूछ लेगा कि जो रिपोर्ट थी उसकी टाइटल का क्या नाम था, या असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, या फिर मैच लिस्ट में दे देगा कि बेवरेज रिपोर्ट कब आई थी, कुछ भी पूछ सकता है, 5 जायंट्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हमने इसे डिटेल में पढ़ाया भी है, आप लोग चाहें तो हम जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क चैनल है इस पर आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1942 में आया था। इसका जो फॉर्मल नाम कहा जाएगा वो क्या था, सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज। देखिए बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन में आके गलती करते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए, सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज, ठीक है। इसे एक लैंडमार्क कहा जाता है सोशल पॉलिसी, या जिसने कह सकते हैं वेलफेयर स्टेट की जो स्थापना कहते हैं कि इसी रिपोर्ट के शुरुआत की वजह से, मतलब इस रिपोर्ट के आने के बाद ही स्टार्ट हुई थी। इसने कॉन्सेप्ट दिया था आपका वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। और इसमें इन्होंने 5 जाइंट बताए थे, इन्होंने बताया था कि 5 ऐसे जाइंट हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है ना। तो इसमें इन्होंने 5 जाइंट में बताया था क्या क्या है, आपका स्क्वायरर है, इग्नोरेंस है, वांट है, आइडलनेस है एंड डिजीज़ है, ठीक है। ये पांचों को अगर टैकल कर लिया जाएगा तो आपका बाकी चीज़ें जो सोसाइटी है वो बेहतर ढंग से काम करेगी, ठीक है। इन्होंने एक सिस्टम प्रपोज किया था सोशल इंश्योरेंस को एड्रेस करने के लिए। इसमें इन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस की स्थापना की बात की थी, है ना, और सोशल सिक्योरिटी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये चीज़ें इसमें शामिल थी, और इसको डिटेल में आपको देखना है तो आप एक बार जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सेम रिपीट कई बार हो जाएगा। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है कि एज पर विलियम बेवरेज रिपोर्ट 1942 विच वेयर द जाइंट इविल्स इन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में ही आया था ये रिपोर्ट, तो क्या था अभी हमने डिस्कस किया था, स्क्वालर, इग्नोरेंस, ठीक है, ये था वांट, आइडलनेस एंड डिजीज, ठीक है, ये था ये। बाकी देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कोई एक ऑप्शन देख के, जैसे यहाँ पॉवर्टी आपको दिख जा रहा है, नहीं, जो उसका फॉर्मल नेम वहाँ पे उन्होंने बताया था वही आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, यही आपका ऑप्शन होगा 1 और 2, ये आपका यहाँ राइट ऑप्शन है, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे आपको दिया है कि स्क्वायर का मतलब गंदगी, मतलब झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ टाइप की चीज़ें जहाँ पे गंदगी है ना। इग्नोरेंस मतलब कि उनके पास शिक्षा की कमी, इस प्रकार की चीज़ें हैं। वांट मतलब क्या है, गरीबी हो गया आपका। आइडलनेस मतलब कि आपकी जॉब नहीं है, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। डिजीज़ मतलब बीमारियाँ, समझ गए आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग लेड फाउंडेशन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। अभी हमने डिस्कस किया था, ये बेवरेज रिपोर्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन इंग्लैंड विलियम बेवरेज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट जनरली नोन एज बेवरेज रिपोर्ट। देखिए ऐसे तो सबको पता है बेवरेज रिपोर्ट है ना, क्योंकि विलियम बेवरेज ने दिया था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि अब बताइए भाई फॉर्मल नेम क्या है उसका, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज, ये इसका राइट आंसर है। एकदम इसको इस तरीके से क्लियर रखिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ईयर वॉज द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी स्टैब्लिश इन लंडन। अब देखिए ये आंसर आप सोच लीजिए क्या होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये जो लंदन में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, आपका यूके में लंदन में, ठीक है, 1869 में, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सेम क्वेश्चन तो बार बार आते नहीं हैं और सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो है वो 1869 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये सोसाइटी जो है इसका जो फॉर्मल नेम एक तरीके से कहे जिस नाम से ये इस्टेब्लिश हुआ है 1869 में, ये था सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेड इन सिटी। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, इस बार जून में भी पूछा गया है, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरीके से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक आपका सेम है तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको हर चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। अब इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे ऑक्टिविया हिल और सैमुअल बर्नेट, ठीक है, ये दोनों ने मिलके स्टैब्लिश किया था इसे, ठीक है, फाउंडर थे इसके। और ऑक्टिविया हिल ने यहाँ पे कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, फ्रेंडली रेंट कलेक्टिंग, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश मतलब ये इंट्रोड्यूस किया था इस सिस्टम को, ठीक है, स्लम हाउसिंग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे ये थे, ठीक है। फिर ऑक्टिविया हिल की 2 चीज़ें इसमें थी, एक तो उन्होंने हेल्प विदाउट एल्म्स की बात की थी, और एक इन्होंने बुक दी थी होम्स ऑफ द लंदन पुअर 1875। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, है ना, याद रखिएगा इसको। हेल्प विदाउट एल्म्स भी इन्होंने दिया था। ये इनका मानना था कि किसी को भिक्षा दे के मदद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप सेल्फ रिलायंट बनाइए, उस टाइम पे इन्होंने बात की थी, ठीक है, कि वो आदमी, अगर आप किसी व्यक्ति को एक बार हेल्प करोगे, ठीक है, आपने कुछ भिक्षा दे दी, दान दे दिया, तो आप एक बार के लिए हेल्प कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसको कैपेबल बना दोगे तो वो अपनी हेल्प खुद कर पाएगा, तो फिर ऐसे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरीके से बताया था। और देखिए ये बुक का नाम याद रखिएगा, कुछ टाइम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होकर गलत भी कर देते हैं, ठीक, मैरी रिचमंड भी लगा देते हैं, लेकिन आपको क्लियर रखना है होम्स ऑफ द लंदन पुअर जो है ये आपका किसका है, ऑक्टिविया हिल का है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे कि इन लंदन इंकरेज सेल्फ हेल्प ड्यूरिंग 1869। अभी देखिए हमने क्या कहा था, ये कहाँ पे किसने ये बात की थी, जो ऑक्टिविया हिल थी, उन्होंने कहा था कि भाई उस टाइप से उनको बनाना है, तो ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चेक करते हैं, राइट आंसर है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी व्हेन इट वाज फाउंडेड इन 1869। अभी हमने डिस्कस किया,
अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप बता दीजिएगा और इसको हम चेक भी कर लेंगे, लेकिन आप इसको नोट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपने सही किया है या नहीं, ठीक है। तो ये हमें तो राइट आंसर पता ही है क्योंकि हमने यहाँ पे टिक कर दिया, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है बिना देखे, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट सेटलमेंट हाउस। देखिए वो फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी और ये फर्स्ट सेटलमेंट हाउस था, ठीक। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा है, इसमें से कौन सा है जिसको पहली बार, कौन सा सेटलमेंट हाउस है यूके में जिसको स्टैब्लिश किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चेक कर लेते। तो आपका ये जो टॉइनबी हॉल है ये आपका फर्स्ट सेटलमेंट यूके का, ठीक है, फर्स्ट सेटलमेंट यूके में हुआ था। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का भी नाम याद रखिएगा, इसका भी याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। अब देखिए हम देख रहे हैं तो हमको इसका सब कुछ पता होना चाहिए ना, किसने फॉर्म किया, कि कब हुआ। तो सैमुअल ऑगस्ट बर्नेट जो थे इन्होंने ही टॉइनबी हॉल का इस्टेब्लिशमेंट जो मतलब फाउंड किया था, इसको फाउंडर थे इसके 1884। देखिए ईयर सबके याद रखते जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नाम पूछ दिए जाते हैं कि फर्स्ट सेटलमेंट हाउस का नाम क्या था, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो वेल्दी ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट थे उनको इन्होंने कहा कि आप जाइए और स्लम्स में देखिए। कहाँ के स्लम्स में, वाइट चैपल के स्लम्स में जाके आप देखिए वहाँ पे किस तरीके से लोग रहते हैं, क्या होता है। तो मतलब ये एक तरीके से उनको समझने के लिए सोसाइटी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में वो इनकरेज कर रहे थे, ठीक है। इनका बेसिक आइडिया यही था कि जो शिक्षित लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको पुअर्स की हेल्प करने में कैसे उनको इनकरेज किया जाए, है ना, कैसे उनके बीच में एक म्यूचुअल बेनिफिट की बात की गई थी कि उनको भी पता चले भाई कि सोसाइटी कैसे है, क्या है, और उनकी है जो पुअर्स हैं उनकी हेल्प हो पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे था इस तरीके से। और यहाँ पे इन्होंने दान देने की बात नहीं की थी कि सिर्फ दान दो और इससे काम हो जाएगा। कैसे उन लोगों को इनकरेज करें जो पुअर्स हैं, उनको कैसे हेल्प किया जाए कि वो अपनी स्थिति को सुधार सके, उस पे काम करने के लिए इन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ मिलके ये कोशिश की थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए की बात हो रही है अब, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, यूके पूछ रहा है या यूएसए पूछ रहा है ना, प्लेस का नाम क्या दे रहा है स्पेसिफिक, इसका ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 1877 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड स्टेट में बफेलो में, आपका बफेलो न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, जो हम्फ्रीज गुर्टिन है इनके द्वारा, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, नाम और बफेलो न्यूयॉर्क, ठीक। और इनका यही था बेसिक जो प्रिंसिपल था कि सबको समान अवसर मिले और सबको समान अवसर मिले और अपना विकास करें, आत्मनिर्भर बने, इस पे ही मेन इनका जो था ये सारी चीज़ें थी। और फ्रेंडली विजिटर्स की बात इसमें की गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। डिटेल में आपको वीडियो अवेलेबल है, उसको देखिए क्योंकि सेम चीज़ रिपीट होगी तो ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। फिर हु वेयर द फाउंडर्स ऑफ द हल हाउस इन शिकागो स्टैब्लिश 1889। देखिए अब बताना है कि हल हाउस जो है शिकागो में स्टैब्लिश किया गया था, है ना। ये क्या है आपका सेटलमेंट हाउस है, ठीक है। किसने किया था, जैन एडम्स एंड एलन गेट्स्टर, इन्होंने किया था, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है शिकागो हल हाउस स्टार्टेड बाय जैन एडम्स एंड एलन गेट्स्टर इन 1889, ठीक। और यहाँ पे नर्सिंग जो नर्सेज थी उनसे रिलेटेड, नर्सरी से रिलेटेड प्रोवाइड की जा रही थी, जैसे कि जो वर्किंग मदर हैं, हेल्थ क्लिनिक्स है उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी ये इनको प्रोवाइड की जाती थी। लोग यहाँ पे जो मतलब जो नीडी हैं उनको डांस, ड्रामा, आर्ट, या जो महिलाएं हैं उनको स्विमिंग वगैरह सिखाई जाती थी, है ना, ताकि वो अपने आप को कैपेबल बना सकें और डिपेंडेंसी से हट के वो इंडिपेंडेंट बन सके, ठीक है। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के तहत ये सारी चीज़ें की गई थी। सोशल एडवोकेसी की बात ये करता है,
सोशल सर्विस की बात करता है ना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। तो ये आपका ये मेन पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। और डिटेल में ज़्यादा पढ़ना है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कराया क्योंकि हमारा अभी रैपिड रिवीजन करना है हमें। आपका जून का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा डीएसएसबी और बाकी भी एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा इससे। ये मतलब जो हमारा ये सेशन होगा ये इसी पे डेडिकेटेड है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे आपको अरेंज करना है, सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जैसे अभी हमने इसको डिस्कस किया, ऐसा कोई भी इसमें कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता होगा, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है और सेटलमेंट हाउस है, यूके एंड यूएसए का मेन है। इसमें आपको बताना है, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप इसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोज़ हम लाते रहे, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके ये करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। जब आप लाइक करते हो या शेयर करते हो फ्रेंड्स के साथ, या आप कमेंट करते हो, तो वो चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं। तो ये ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।